तो अब हम बात करेंगे मॉक पेपर नंबर 2, ठीक है, सॉरी मॉक पेपर नंबर 2 बात नहीं करेंगे, सेक्शनल पेपर होगा ये, पॉलिटी का सेक्शनल पेपर होगा, पॉलिटी का सेक्शनल पेपर नंबर 2 होगा, जिसमें हमारे पास जो टॉपिक कवर होंगे वो फंडामेंटल राइट्स होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज होंगे, ओके, पार्लियामेंट होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, एसेट्रा, ये सब टॉपिक हम कवर करेंगे। ओके, सो मैं बोल दूं यार, ये क्वेश्चन देखो, हम लोग जब सेक्शनल पेपर करते हैं ना तो जानबूझ के इसको टफ बनाया जाता है, सेक्शनल पेपर जानबूझ के टफ बनाया जाता है, बिकॉज जब आप हम फुल लेंथ के पेपर देंगे तो उसमें हमको लगे कि वो आसान है। इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, टफ क्यों होगा, बिकॉज स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, और दूसरा इसमें ऑप्शन जो होंगे वो स्टेटमेंट 1 ओनली, स्टेटमेंट 2 ओनली, 3 स्टेटमेंट्स ओनली ऐसे रहेंगे। बट अगर जब आप फुल लेंथ सॉल्व करोगे तो फुल लेंथ में ऐसे ऑप्शन नहीं होते हैं, फुल लेंथ में होते हैं 1 and 3 ओनली, जनरली ऐसे ऑप्शन नहीं होते हैं, फुल लेंथ में होते हैं 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, तो ऐसे ऑप्शन यहाँ पे होते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करनी है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, इट कैन नॉट बी टेकन अवे बाय द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है, इट कैन नॉट बी टेकन अवे द पार्लियामेंट। इट कैन नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, बिल्कुल सही है। जो रिट्स हैं दैट इज दी आर्टिकल 32 जो है उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट मतलब कब किया जा सकता है उनको, सस्पेंड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड है, अंडर आर्टिकल 32 द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू एंटरटेन एन एप्लीकेशन सीकिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बिल्कुल सही है कि कोई आदमी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहे, क्या सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है नहीं मैं तेरा सुनूंगा नहीं, तेरा बात नहीं सुनूंगा, ऐसा बोल सकता है कि नहीं बोल सकता, बिकॉज ये फंडामेंटल राइट है। तो ये ऐसी तो बोल रहा है स्टेटमेंट, तो ये सही हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन ने पूछा कि करेक्ट क्या है, तो यहाँ पे करेक्ट क्या है भाई, यहाँ पे तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आंसर क्या हो जाएगा सी, दैट इज ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, which of the following legal provisions or acts would help in implementation of the fundamental duties, and फंडामेंटल ड्यूटीज की इंप्लीमेंटेशन में कौन कौन से यहाँ पे जो है एक्ट है वो हमको हेल्प करेंगे। फर्स्ट है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967, बिल्कुल सही है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, ये भी सही है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2030, ये भी सही है। ओके, तो ये फूड सिक्योरिटी एक्ट वाला गलत है, बिकॉज कोई भी प्रोविजन यार फंडामेंटल ड्यूटीज में जो 11 प्रोविजन है उसमें कोई भी चीज जो है वो फूड के बारे में नहीं दी गई है। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट, तो फूड वाला को एलिमिनेट कर दो। उसके बाद है सेक्शन 153 ऑफ आईपीसी। देखो जो सेक्शन 153 ऑफ आईपीसी है वो क्या करता है भाई, वो क्रिमिनलाइज करता है कोई भी आदमी, ओके, जैसे कोई भी रिलीजियस ग्रुप हो गया, कोई भी रेस हो गया, कोई भी कास्ट हो गया, उसके पीछे कोई एनोमिटी है, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उसके खिलाफ हमारे पास कानून है आईपीसी सेक्शन 153A। तो ये भी हमारे पास फंडामेंटल राइट ड्यूटीज है कि हमको फ्रेटर्निटी वाला मतलब भाईचारा मेंटेन रखना है कि अपना फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है, लेकिन उसको अगर यहाँ पे तोड़ा जा रहा है तो उसके लिए हमारे पास सेक्शन 153A ऑफ आईपीसी है, सो इट इज करेक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951, बिल्कुल सी, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रोवाइड करता है, इलेक्शन में अपने पास कौन कौन से कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं उनका हमें बताया जाता है। तो हमसे करेक्ट पूछा गया भाई, करेक्ट यहाँ पे सेकंड थर्ड नहीं है। देखो आपको यहाँ पे सही क्या है उससे बेहतर आपको पता होना चाहिए गलत क्या है, तो आप हमेशा ये चीज खोजो कि अलग से चीज कौन सी है, बिकॉज फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर खाने से रिलेटेड कोई भी चीजें मेंशन नहीं है। ओके, सो थर्ड इज इनकरेक्ट एंड यहाँ पे एलिमिनेशन है, हटा दिया, आंसर क्या बचा, सी बचा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इट इज, देखो मैं तेज बोल रहा हूँ तो 1.075x में देख लेते हैं, लेकिन टाइम तो कम नहीं करना। 3 है, इट इज ओनली ग्रांटेड टू कंपेल परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्यूटी or to enforce private rights when duties of a public nature affect public rights or when private rights are breached in collusion with public officer. The legal duty that may be enjoyed by this writ can be one imposed by the constitution, a statute, any law, or by rule or order having the force of law that are capable of being judicially enforced. देखो इतने सारी चीजें दी है, हमको रिट्स बताना है। देखो सबसे पहले याद रखना है यहाँ पे क्या लिखा है, परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे ये देखो पब्लिक ड्यूटी को करने के लिए कंपेल किया जा रहा है, मतलब कमांड किया जा रहा है, और वी कमांड किसका बोलते हैं, वी कमांड किसको बोलते हैं, मैंडेमस इज द रिट दैट सेज वी कमांड, मतलब जो पब्लिक अथॉरिटी है वो काम नहीं कर रही है उसको काम करने के लिए बोला जाता है हाई कोर्ट के द्वारा, इसको बोलते हैं मैंडेमस, है ना, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पे जो रिट है वो मैंडेमस के बारे में बात की है, बट हम लोग और भी रिट से देख लेते हैं।
प्रोहिबिशन में प्रोहिबिट किया जा रहा है, किसको प्रोहिबिट किया जा रहा है? लोअर कोर्ट्स को, लोअर कोर्ट्स को प्रोहिबिट किया जा रहा है, ट्रिब्यूनल्स को प्रोहिबिट किया जा रहा है। क्यों प्रोहिबिट किया जा रहा है? कि अपने जो दायरे हैं उनकी जो अथॉरिटी है उससे ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं, सो इसको प्रोहिबिट किया जा रहा है। तो ये प्रोहिबिशन हो गया, नाम समझ आ रहा है प्रोहिबिट। नाउ सर्शियो, सर्शियो इज अ क्वारिटी। देखो एक एक पॉइंट याद रखना, आपको समझ आएगा कि आंसर क्या होगा। एक एक पॉइंट, सब चीज़ याद नहीं सकते आप, पॉइंट्स याद रखें, पॉइंट्स। सर्शियो मतलब इट इज अ क्यूरेटिव रिट, इट इज़ अ क्यूरेटिव रिट, मतलब ये ठीक करने के लिए रिट है। मतलब कोई भी लोअर अथॉरिटी है, ठीक है ना, कोई भी लोअर कोर्ट्स है या फिर कोई भी ट्रिब्यूनल है, उसने कोई ऐसा नियम पास कर दिया दैट इज बियॉन्ड इट्स ज्यूरिसडिक्शन, दैट इज बियॉन्ड इट्स लिमिट्स, तो उसको ठीक करने के लिए क्यूरेटिव रिट पास किया था सर्शियो। ना को वारंटो, को वारंटो मतलब वाई व्हाट अथॉरिटी, व्हाट वारंटो मतलब व्हाट, बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है, बाय व्हाट अथॉरिटी, तो ये हो जाएगा को वारंटो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। First is bill endangering the position of the high courts. Second, bill opposing the directive principles of state policy. Third, bill dealing with compulsory acquisition of property. In which of these cases given above is it obligatory on the in the part of the governor to reserve a bill for the consideration of president? ठीक है ना, कौन कौन से बिल जो है उसको रिजर्व करना गवर्नर के लिए जरूरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है, किसके लिए? प्रेसिडेंट्स के कंसिडरेशन के लिए रखना। सो बिल एंडेंजरिंग द पोजीशन ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट बिल्कुल सही है। बिल अपोजिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नहीं, इसमें जरूरी नहीं है ब्रो। एंड बिल डीलिंग विद कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, इसमें भी इसके लिए प्रेसिडेंट कंसिडरेशन रखना जरूरी नहीं है। आंसर हो जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू द डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का डॉक्ट्रिन क्या कहता है? इट हैज गिवन द इंडियन जुडिशरी द पावर टू इनवैलिडेट बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शन, बिल्कुल सही है। जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, मतलब जो जुडिशरी एक्शन है, जुडिशरी जो है उसके पास इतना पावर होता है कि वो एक्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्शन को इनवैलिडेट कर सके, इसको बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। लॉ मतलब जुडिशरी, जुडिशरी इज अबव। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी आफ्टर द मेनका गांधी जजमेंट ऑफ 1978, बिल्कुल सही है। जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ था वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया, इंटीग्रल पार्ट बन गया, किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है ना, इंडियन पॉलिटी का, आफ्टर द मेनका गांधी जजमेंट, ठीक है, ये भी सही है। 1978 में जो मेनका गांधी जजमेंट आया था उसके बाद जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ था वो एक इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट बन गया इंडियन पॉलिटी का। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है इनकरेक्ट क्या, तो यहाँ से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, आंसर जाएगा डी, नाइदर 1 नॉट 2 इज इनकरेक्ट हियर। Now question number 6 है which one of the following option best justify the need for a president in a parliamentary form of government like India? गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट की जरूरत क्या है भाई? सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यार ऐसा नहीं है, बिकॉज मोनार्की विल बी ऑल्सो सिंबल टू अवॉइड द इंटरग्रीम कॉज बाय द चेंज ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंश्योर कंटिन्यूटी, बिल्कुल सही है। बिकॉज डेमोक्रेसी में देयर इज अनस्टेबिलिटी, बिकॉज इन डेमोक्रेसी देयर इज अनस्टेबिलिटी, तो वो अनस्टेबिलिटी या फिर इंटरग्रीम जो है ना, जो चेंज इन द गवर्नमेंट बार बार हो रहा है उसको हटाने के लिए, कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट की नहीं प्रेसिडेंट की जरूरत पड़ती है। सो क्योंकि हमारे पास अनस्टेबल है, हमारी डेमोक्रेसी मीन्स दी पावर ऑफ मेजोरिटी, मेजोरिटी जिसके पास उसका गवर्नमेंट होगा, लेकिन यहाँ पे ये बार बार चेंज होते रहता है, तो उसमें हमारे पास एक कंटिन्यूटी इंश्योर करने के लिए हमारे पास क्या है? द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है। सो आंसर हो जाएगा बी। Question number 7 है which of the following parts of Indian Constitution is explicitly provision has explicit provision related to education? इनमें से कौन कौन से पार्ट्स हमको बताने हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें मेंशन किया गया है, किसके बारे में? एजुकेशन के बारे में। प्रियम्बल में एजुकेशन के बारे में बताया गया क्या? बिल्कुल नहीं बताया गया भाई। फंडामेंटल राइट्स में बताया गया कि बिल्कुल 21 है, दैट इज द राइट टू एजुकेशन इज व्हाट? इट इज अ फंडामेंटल राइट। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में क्या बात की गई है? बिल्कुल सही है भाई, हमको जो स्टेट है वो सबको पढ़ाएगा, है ना, 6 से 14 साल के बच्चों को तो पढ़ाना जरूरी है। वो पहले डायरेक्टिव था, उसको भी फंडामेंटल राइट बना दिया गया। ओके, सो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। क्या फंडामेंटल ड्यूटी है? बिल्कुल सही है, हर पेरेंट का ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि अपने बच्चे को 14 साल तक पढ़ाए, 6 से 14 साल तक वो पढ़ाए। सो फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड 2, 3, 4 इज करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 8 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हमको बात किसकी करनी है? सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करनी है। फर्स्ट, द एडवाइस टेंडर बाय द मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इंक्वायर्ड इनटू बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। देखो ये जो ऑफिस है ना, एडवाइस जो है ना, जो मिनिस्टर ने दिया है प्रेसिडेंट को, क्या इसको हम इंक्वायर कर सकते हैं? नहीं, इसको हम इंक्वायर नहीं कर सकते। A person who does not have membership in any house of the parliament can be a part of the council of minister, बिल्कुल सही है, जिसका मेंबरशिप नहीं वो भी पार्ट हो सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, बट सेकंड वाला सही है, वो जो भी मेंबर नहीं है उसको भी हम अपॉइंट कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और बाद में उसको मेजोरिटी प्रूव करना पड़ेगा विद इन 6 मंथ, वो तो सबको पता है।
थर्ड है एवरी मिनिस्टर हैज द राइट टू स्पीक एंड इज एंटाइटल्ड टू वोट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट रिस्पेक्टिव ऑफ द मेंबरशिप। भाई हर मिनिस्टर के पास पावर नहीं है, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, भाई लोकसभा वाला राज्यसभा जाकर थोड़ी ना बोल सकता है। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे कैट पूछा है भाई, सो इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट होगा 1 और 3, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट्स द आर्गुमेंट फॉर व्हाई देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्यों होना चाहिए, इसका आर्ग्यूमेंट क्या है? नो आइडिया इज कंप्लीटली फॉल्स, बिल्कुल सही है। इट डज नॉट कॉज एनी इनकन्वीनियंस टू सोसाइटी, ये भी गलत है भाई, बिकॉज इट कैन कॉज इनकन्वीनियंस टू सोसाइटी। द ट्रूथ कैन नॉट बी ट्रस्टेड इफ इट इज नॉट एक्सपोज टू अपोजिंग व्यूज, बिल्कुल सही है, नहीं तो सब सच सच मानेंगे। ओके कब तक उसको बुराई ना हो तो सब चीज सच माना जाता है, जिस पर उसको बुराई ना हो। वन कैन नॉट बी सर्टेन दैट व्हाट इज कंसिडर्ड ट्रू इज इन फैक्ट ट्रू, बिल्कुल सही है कि नहीं बोल सकता भाई मैं जो बोल रहा हूँ सही ही है, ऐसा नहीं कोई चीज कोई कथन दुनिया में सही गलत नहीं होता। इट जस्ट डिपेंड ऑन सामने वाला का कथन क्या आपको अपोज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सेकंड को छोड़ के सब हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स और एक्ट कैन हेल्प रियलाइज द आइडियल सेट फॉर्थ इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। कोडिफिकेशन ऑफ पर्सनल लॉ 43 में बात करता है क्या? 44 में बात करता है, दैट इज यूसीसी, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। क्रिएशन ऑफ लोक अदालत, बिल्कुल सही है। इंटेंसिफाइड मिशन, सबको इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान, ये भी एक तरह से क्या है, ये सब जो है मेजर्स लिए गए हैं टू पुट फॉर्थ द आइडियल्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है भाई, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 ऑल दिस आर करेक्ट। देख लेते हैं कि लोक अदालत बनाने का जो प्रोविजन है वो कहाँ से आया? 39A से आया, बिकॉज 39A क्या बोलता है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। मिशन इंद्रधनुष आर्टिकल 47 से आया है, ये बोलता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाओ और पब्लिक हेल्थ पे फोकस करो। और स्वच्छ भारत अभियान भी एक तरह से क्या है, पब्लिक हेल्थ पे फोकस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। फर्स्ट, द चीफ मिनिस्टर कैन बी डिसमिस्ड इवन इफ ही और शी एंजॉयज मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेचर। ओके तो ये गलत है, बिकॉज भाई अगर सपोर्ट इसका मेजोरिटी है तो कैसे इसको निकाल देगा। सेकेंड है, डेथ ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल सही है, डेथ होने से क्या होता है पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाता है। थर्ड है, ही और सी एडवाइसेस द गवर्नर विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज। नो, अपॉइंटमेंट प्रोसेस में चीफ मिनिस्टर कोई रोल नहीं है, जो गवर्नर है वो किसके एडवाइस में काम करता है भाई? जो हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट उसके एडवाइस पे डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करता है। हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 2 ओनली, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, काइंड ऑफ राइट और लिबर्टी एंड राइट एसोसिएटेड। पॉलिटिकल राइट हमसे करेक्टली में पूछा ना, ठीक है ना। पॉलिटिकल राइट मींस राइट टू जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी, यस इट इज अ पॉलिटिकल राइट। सिविल राइट टू प्रोटेस्ट, क्या राइट टू प्रोटेस्ट एक सिविल राइट है? बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक राइट, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड स्कीम, ये भी क्या है अपने पास? इकोनॉमिक राइट है। रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इज अ इकोनॉमिक राइट। फोर्थ, कल्चरल राइट टू हैव प्राइमरी एजुकेशन इन वंस मदर टंग, ठीक है ना। वंस मदर टंग में जो है वो क्या है अपने पास? एक कल्चरल राइट है, तो ये सही हो जाएगा। करेक्टली मैच हमसे पूछा है, करेक्टली मैच हो जाएगा डी, ऑल 4 पेयर्स आर करेक्टली मैच। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमको बात करनी है किसकी इलेक्शन की? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी के अंदर भाई। 10 क्वेश्चन आए तो उसमें 3-4 क्वेश्चन हमारे ना पार्लियामेंट से ही आएंगे। सो हमसे पूछा इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट इलेक्शन टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 66 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट दैट द इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड एज पर द सिंपल मेजोरिटी सिस्टम। ये सिंपल मेजोरिटी सिस्टम क्या होता है ब्रो? ये सिंपल मेजोरिटी सिस्टम क्या होता है? ये कैसे होता है? इट इज बाय द मीन्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, बाय द मीन्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ओके, थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड थ्रू सीक्रेट बैलेट।
और जो सिंपल मेजोरिटी सिस्टम रहता है इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। जो लोकसभा राज्यसभा चुनाव में होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली चुनाव में होता है, वो सिंपल मेजोरिटी सिस्टम है। फिर FPTPF मतलब सबसे ज्यादा मेजोरिटी जो होगा वो जीत जाएगा, बट इसमें ऐसा नहीं होता। सो दिस इनकरेक्ट, ठीक है ना। विद रेफरेंस टू वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जगह A 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू गवर्नर, गवर्नर के बारे में बताना है। द गवर्नर हैज द पावर टू डिटरमाइन द टाइम needed for a party to prove its majority in the event of an hung assembly। बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट बताएगा कि कौन से टाइम में आपको अपना मेजोरिटी प्रूव करना होगा। द गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज द पावर ऑफ हिज ऑफिस, बिल्कुल सही है। गवर्नर इज, यही तो खास बात है गवर्नर और प्रेसिडेंट की, भाई उनको इतना पावर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि वो किसी कोर्ट के आंसरेबल नहीं दिए हैं, है ना। कोई जो भी डिसीजन ले वो कोर्ट को नहीं बोलेगा मैं क्यों डिसीजन लिया, मेरी मर्जी भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ग्राउंड फॉर द रिमूवल ऑफ गवर्नर, नो। सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट की रिमूवल का अपने पास ग्राउंड बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन, ग्राउंड क्या है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या गवर्नर के लिए ऐसा कुछ है, नहीं है। थर्ड इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, द पावर टू समन द लेजिस्लेटिव असेंबली रेस्ट सोनली इन द ऑफिस ऑफ गवर्नर, नो इट डज नॉट रेस्ट सोनली ऑन द ऑफिस ऑफ गवर्नर बिकॉज द पावर टू समन द लेजिस्लेटिव असेंबली द गवर्नर इज बाउंड टू द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सो दिस इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट हमसे पूछा तो 2 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, दैट इज 3 and 4। क्वेश्चन 15 है, द राइट टू प्रॉपर्टी इज प्लेस्ड आउटसाइड द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस, इट कैन बी रेगुलेटेड बाय एन ऑर्डिनरी लॉ ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है, क्योंकि पार्ट 3 के बाहर है तो ऑर्डिनरी लॉ इसको रेगुलेट कर सकता है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट इज करेक्ट। इट कैन प्रोटेक्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन, है ना। अब राइट टू प्रॉपर्टी है, क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी को बचा सकता है एग्जीक्यूटिव एक्शन, बिल्कुल सही है। In case of violation, the aggrieved party cannot directly move to the High Court under Article 226, गलत बात है भाई। अगर इसका वायलेशन हो गया राइट टू प्रॉपर्टी का, है ना, राइट टू प्रॉपर्टी दैट आर्टिकल 300, ओके। अब पहले वो आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी था आर्टिकल 31 था, लेकिन उसको फंडामेंटल राइट के अंदर था, उसको हटा के कहाँ कर दिया गया, उसको एक लीगल राइट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, दैट इज नॉट आर्टिकल 300, ओके। सो इट कैन नॉट, देखा बोला है कि अगर इसको वायलेशन हो गया राइट टू प्रॉपर्टी, मेरी जमीन को यहाँ से हड़क लिया तो क्या मैं सुपर हाई कोर्ट नहीं जा सकता, मैं जा सकता हूँ भाई, डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकता हूँ, आर्टिकल 226 में ये बोला गया है। सो दिस इज इनकरेक्ट। इन केस ऑफ द स्टेट एक्वायरिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी देयर इज नो गारंटी राइट टू कंपेंसेशन, बिल्कुल सही है। सपोज कोई ट्रेन की पटरी जा रही है, मेरी जमीन से जा रही है, क्या सरकार को ये मजबूरी है कि मेरे पैसे देना पड़ेगा, नो। सरकार चाहे तो दे, ना तो ना दे, ओके। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट क्या है यहाँ पे 1, 2, 4, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, द एडजेक्टिव noble features fundamental for governance instrument of instruction in the context of Indian constitution are related to which of the following, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है, बिकॉज हु आर द फंडामेंटल, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस और ऑल्सो इंस्ट्रक्शन टू द गवर्नमेंट, इट इज फंडामेंटल ड्यूटीज, नो इट इज फंडामेंटल राइट्स, नो इट इज DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि पार्ट 4 के अंदर आते हैं। आंसर क्या हो जाएगा सी, सॉरी आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, which of the following businesses or processes are prohibited, which of the following businesses or processes are prohibited from employing children under the age of 14 year as per the constitutional and legal provisions under the Indian statutes, working as an artist in the television, so बिल्कुल सही, आपने देखा छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं आर्टिस्ट जैसा, क्या उनको प्रोहिबिट किया गया है, नहीं किया गया, सो इट इज नॉट प्रोहिबिटेड, सो दिस इज नॉट द आंसर। परफॉर्मिंग इन सर्कस, बिल्कुल सही, आप उससे 14 साल के बच्चों को सर्कस परफॉर्म नहीं करा सकते। फैमिली बिजनेस में क्यों नहीं कर सकते भाई, करते हैं, सो दिस इज इनकरेक्ट। सेरिकल्चर प्रोसेसिंग, देखो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एलिमिनेशन लाता हूँ, 1 and 3 नहीं होगा, 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 1 and 3 होगा, आंसर क्या बचेगा बी। सेरिकल्चर प्रोसेसिंग मतलब जो आप जो सिल्क उगाते हैं उसमें आप नहीं कर सकते 14 साल से छोटे बच्चों को एम्प्लॉय, ओके। करेक्ट हमसे पूछा गया है यार, 2 and 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, Council of Ministers headed by the Chief Minister advises the Governor with regard to the summoning and proroguing of the session of the state legislature, बिल्कुल सही है। It can recommend the dissolution of the Legislative Assembly to the Governor at any time, ये भी सही है। The Constitution limits the size of the Council of Ministers to only 15% of the total strength of the Legislative Assembly of that state, बिल्कुल सही है। हमसे करेक्ट पूछा है क्या, यस करेक्ट हो जाएगा, तीनों के तीनों स्टेटमेंट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लाइक द यूएसए ओनली अ सिटीजन बाय बर्थ इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया, गलत बात। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट बनने के लिए सिटीजन होना चाहिए, ये नहीं लिखा है कि सिटीजन बाय बर्थ होना चाहिए, सो दिस इज इनकरेक्ट।
बट यूएसए में सिटीजन जो बर्थ होता है उसी को वहां का प्रेसिडेंट बनने का मौका मिलता है। सेकंड है अनलाइक द इंडियन प्रेसिडेंट द फ्रेंच प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय अ पॉपुलर वोट। क्या इंडिया में भी तो ऐसे होता है भाई, डायरेक्टली बाय पॉपुलर वोट? नहीं होता ना, इंडिया में नहीं होता। बिल्कुल सही है। अनलाइक द मोनार्क ऑफ ब्रिटेन द इंडियन प्रेसिडेंट हैज फिक्स्ड टर्म ऑफ ऑफिस। बिल्कुल सही, मोनार्क तो लंबा चलता है बट यहाँ पे लंबा नहीं चलता, सो दिस इज करेक्ट। हमसे कैट पूछा है भाई, कैट जाएगा सी 2 and 3। नाउ क्वेश्चन 20 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, willful disobedience by a person to any of the court order। क्या पूछा है, इन हाउ मेनी ऑफ द सिचुएशन कैन रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सरसाइज ऑफ द फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन बी इम्पोज, ठीक है ना। willful disobedience by a person to any court of the order, बिल्कुल से एनी कोर्ट ऑर्डर की जो जानबूझ के अगर वो अपमानना कर रहा है तो रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन उसके स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे लगाया जा सकता है ना। स्पीच इंसाइटिंग अ वायलेंस, ऐसा कोई भी स्पीच जो कि वायलेंस को प्रमोट करे उस पर हम इस पर क्या कर सकते हैं, हम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। दिस इज करेक्ट। प्लेइंग लाउड स्पीकर एट नाइट, ये भी हमारे पास, ये भाई दूसरे को चैन से सुनाई दे रहा है तो यहाँ पे हम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। सो ऑल द 3 इवेंट्स कैन the state can impose the reasonable restriction, okay, on freedom of speech and expression. Now question 21 has the Constitution of India advises the discretion of the governor in certain cases. Which of the following situation is are correct with respect to the constitutional discretion of the governor? Reservation of any bill for the consideration of president, बिल्कुल सही है। Recommendation for the imposition of constitutional emergency, that is national emergency or presidential rule, it is president's rule and not national emergency. Appointment of the chief minister in the case of hung assembly, ठीक है, this is not a, it is not a constitutional discretion, it is a situational discretion. फोर्थ है डिस्चार्जिंग द एडिशनल ड्यूटी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी। जो एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी है, सपोज ये हमारे पास गोवा है, गोवा तो कोने में है ना, कर्नाटक का जो गवर्नर होता है ना वो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का काम करता है। सॉरी, गोवा तो स्टेट है भाई, हाँ हम लोग बात कर रहे हैं कोई यूनियन टेरिटरी से पुडुचेरी हो गया उसकी बात कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट क्या है यहाँ पे करेक्ट क्या है यहाँ पे डी, दैट इज 1 2 4। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, बिल्कुल सही है। फ्री लीगल एड आर्टिकल 39A बात करता है फ्री लीगल एड के बारे में। कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट आर्टिकल 48 बात करता है। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि भाई कौन सी को ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, ठीक है। सो हमारे पास 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हमारे पास ऐड क्या क्या किया गया था, फ्री लीगल एड जो कि 49A है, कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट दैट इज 48A है, और जो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द वर्क, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ये 43A है। ये तीनों को ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, बट जो मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटीज है इसको ऐड किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे पूछा है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किसको जोड़ा गया था, तो हमारे पास 3 प्रोविजन है जिसको जोड़ा गया था, आंसर हो जाएगा सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस In which of the following cases can the president use the power of an absolute veto? प्राइवेट मेंबर बिल में बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट बिल व्हेन कैबिनेट हैज रिजाइन, बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में एब्सोल्यूट वीटो इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं कर सकता। तीसरा इज इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा बी 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राइट्स इन द लिबरल पॉलिटिकल सिस्टम इज इनकरेक्ट? राइट्स आर क्लेम्स दैट आर नेसेसरी फॉर लीडिंग a life of respect and dignity, बिल्कुल सही है। Each rights indicate that the state must not do as well as what to must not do, okay, what to do and what not to do, बिल्कुल सही है। Individual fundamental rights cannot be enforced against other individuals. Rights are claims require an authority to recognize, respect or fulfill them, बिल्कुल सही है। तो हमसे पूछा it cannot be enforced against other individual, it can be enforced against other individual, this is incorrect. So this is the required answer. 25 consider the following statement. First, the country did not possess sufficient financial resource to implement them. हमसे क्वेश्चन ने पूछा है, okay, how many the statement given above can be the reason for the
making the directive principles non-justifiable part of the constitution. It is non-justifiable and the country did not possess sufficient financial resource to implement them. बिल्कुल सही है, इसलिए तो इसको नॉन जस्टिफाइबल बनाते हैं. नॉन जस्टिफाइबल मतलब आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ये नहीं बोल सकते कोर्ट में जाके कि भैया मेरा फंडामेंटल सॉरी मेरा डीपीएसपी ने ये लिखा हुआ है और इसको फॉलो नहीं कर रहा है स्टेट. सेकेंड है सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स आर ओके, सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स वर नॉट सुटेबल फॉर लीगल एनफोर्समेंट. रुक जाते हैं, ठीक है, ये गलत है भाई. इट इज नॉट सुटेबल बोल रहा है, इट इज सुटेबल यार, सुटेबल था इसीलिए तो सुटेबल था, वो गलत बोल रहा है. द प्रेजेंस ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी एंड बैकवर्डनेस इन द कंट्री, यस इट इज द रीजन फॉर मेकिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिफाइबल. नीड फॉर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन टू डोमिनेट द सोशियो इकोनॉमिक स्फीयर, नो इसके लिए कोई जस्टिफाइबल नहीं बनाया गया. सो ओनली टू स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट विद रेफरेंस टू नॉन जस्टिफाइबल, इसीलिए नॉन जस्टिफाइबल बनाया गया है. क्वेश्चन नंबर 26 है कंसिडर द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इक्वलिटी हमसे पूछा गया, नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर्स. हमको पता होना चाहिए 15, 16, 19, 29, 30 ये जो है इसी पर सिर्फ किसको मिले हैं, ये फंडामेंटल राइट्स इसी पर सिर्फ किसको मिले हैं भाई, 15, 16, 19, 29, 30 ओनली टू द इंडियंस, ओनली टू द इंडियंस. ठीक है. इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये तो 14 है. सो इट इज एप्लीकेबल टू बोथ, सो दिस इज नॉट करेक्ट. इट इज नॉट एप्लीकेबल टू फॉरेनर्स बोल रहे हैं ना, it is applicable to foreigner. Protection of interest of the minorities, yes it is applicable to the Indians only, so it is not applicable to foreigners. So this is the answer. Equality of opportunities in the matter of public employment, मतलब public employment मतलब 16 नंबर, so it is also not available to foreigners. Freedom of assembly जो है it comes under article 19, so it is also available only to the Indians, only to the Indians, so it is not available to the foreigners. तो हमसे पूछा करेक्ट कितने हैं, 3 स्टेट जो है सिर्फ इंडियंस को ही मिले हैं. क्वेश्चन 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी और ड्यूटीज प्रिस्क्राइब अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल अपॉन टू डू सो. इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी, यस. टू डिनाउंस द प्रैक्टिस दैट इज डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, यस इट इज ऑल्सो फंडामेंटल ड्यूटी. टू डिस्करेज द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, ये देखो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर है, डीपीएसपी के अंदर है, ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर नहीं है ना. टू हैव अ कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर, यस इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी. सो यहाँ पे पूछा कि कौन सा पार्ट नहीं, तो आंसर हो जाएगा बी, 3 ओनली इज नॉट द पार्ट. क्वेश्चन नंबर 28 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ अ स्टेट. प्रेसिडेंट और गवर्नर के पावर के बारे में हमको बात करनी है. विड्रॉइंग एन ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम, बिल्कुल सही है. सॉरी हमसे पूछा है कि इनमें से कॉमन क्या है दोनों में, तो देखो दोनों कॉमन है क्या, ये बिल्कुल सही है. नीड नो इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग एन ऑर्डिनेंस, देखो नो नीड फॉर इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग एन ऑर्डिनेंस. देखो जो गवर्नर है उसको इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है, कुछ मैटर्स में प्रेसिडेंट की इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है, सो दिस इज इनकरेक्ट. थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन इन सर्टेन मैटर. तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन अपने पास गवर्नर के पास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रेसिडेंट, ओके, दिस इज इनकरेक्ट. हमसे ओनली 1 पावर जो है वो ज़्यादा कॉमन है, ओके. सो दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट. हमसे कॉमन पूछा है, कॉमन हो जाएगा ओनली 1. क्वेश्चन 29 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कैबिनेट कमेटी. कैबिनेट कमेटी के बारे में हमको बताना है. दे आर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है कि इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. दे आर कॉन्स्टिट्यूट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नो. जो कैबिनेट कमेटी होता है उसको प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूट करता है. दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड इफेक्टिव डेलीगेशन, यस. द डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट कमेटी आर फाइनल, ये भी सही है, करेक्ट. हमसे पूछा 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा सी, ओनली 3 स्टेटमेंट्स. क्वेश्चन 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स विद इन द मीनिंग ऑफ द टर्म स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 12 के अंदर कौन कौन आता है, हमसे करेक्ट पूछा है भाई. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल. पार्लियामेंट इस स्टेट के अंदर आता है. बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल जो है वो क्या, बिल्कुल से जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है वो भी किसके अंदर आता है, स्टेट के अंदर आता है. दिल्ली जल बोर्ड ये भी किसके अंदर आता है, स्टेट के अंदर आता है. बट यूनाइटेड नेशन डज नॉट कम्स अंडर स्टेट, सो 4 को मैंने हटा दिया, 4th को मैंने हटा दिया. सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी आता है क्या स्टेट के अंदर, यस. कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी आता है, यस. तो आंसर जाएगा डी. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इज आर डायरेक्टिव्स आउटसाइड पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, डीपीएसपी के पार्ट आउटसाइड, डीपीएसपी पार्ट 4 के आउटसाइड कौन सा ये बताना है.
providing opportunities for children from linguistic minority group to receive instruction in their mother tongue at the primary level of education. Yes, तो जो फर्स्ट है ये अब हमारे पास आर्टिकल 300, ये हमको मेंशन है 350A के अंदर, जो कि पार्ट है ना, पार्ट 4 के आउटसाइड है डायरेक्टिव. दिस इज करेक्ट. प्रमोटिंग द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ये आर्टिकल 351 है. सो दिस इज ऑल्सो द पार्ट आउटसाइड द पार्ट ऑफ आउटसाइड द पार्ट 4. प्रमोटिंग द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस फंक्शनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर आता है, 43A के अंदर आता है. सो दिस इज नॉट करेक्ट. हमसे पूछा है, कट जाएगा A1 and 2 ओनली. क्वेश्चन नंबर 32 है, विद रेफरेंस टू द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. कम्यूटेशन, a death sentence may be substituted to rigorous imprisonment. देखो हर चीज का मतलब समझेंगे हम यहाँ पे. रिस्पाइट, रिमिशन, कम्यूटेशन, रेस्पाइट, इसका मतलब समझना है आपने, ठीक है. सो फर्स्ट इज कम्यूटेशन. कम्यूटेशन का मतलब होता है अ डेथ सेंटेंस में भी सब्स्टिट्यूटेड टू रिगरस इम्प्रिजनमेंट. बिल्कुल सही है. डेथ सेंटेंस को हमारे पास रिगरस इम्प्रिजनमेंट पे हम क्या कर दिए, कम्यूट कर दिए हैं, ठीक है ना, म्यूटेट कर दिए हैं. म्यूटेशन, देखो म्यूटेशन मतलब चेंजिंग द कैरेक्टर, चेंजिंग द कैरेक्टर. रिमिशन में क्या हो रहा है ना, रिमिशन में हम क्या करते हैं, जो सेंटेंस है टाइम पीरियड उसको कम करते हैं. टाइम पीरियड को कम कर दिया हमने, कैरेक्टर चेंज नहीं किया, बिकॉज इसमें चेंज, कम्यूटेशन में कैरेक्टर चेंज हो रहा था, बट रिमिशन में क्या होता है, कैरेक्टर सेम रहता है. कैरेक्टर क्या होता है, सेम रहता है, ठीक है. सो दिस इज इनकरेक्ट. रेस्पाइट, रेस्पाइट में क्या हुआ, हमने इसको लेसर सेंटेंस दे दिया है ना. लेसर से जो कोई आदमी जो है छोटा है ना, या फिर कोई आदमी, कोई फीमेल अगर प्रेग्नेंट है तो उसको हमारे पास लेसर सेंटेंस दे दिया. क्यों, बिकॉज ऑफ द स्पेशल कंडीशन. रेस्पाइट मतलब लेसर सेंटेंस स्पेशल कंडीशन की वजह से. तो स्टेइंग एग्जीक्यूशन ये भी गलत है. रिप्राइव, रिप्राइव मतलब हमने क्या किया, रिप्राइव मतलब हमने क्या किया, जो टेम्पररी स्टे लगा दिया, टेम्पररी स्टे लगाया. रिप्राइव मतलब टेम्पररी स्टे लगाया. जैसे कि मेनली तो डेथ सेंटेंस पे होता है, टेम्पररी स्टे होता है, डेथ सेंटेंस में जनरली होता है ना. सो रिप्राइव मतलब स्टे लगाना, ठीक है. रिड्यूसिंग द रिगरस टू ईयर प्रिजनमेंट, नो इट इज इनकरेक्ट. ये किसके तरफ से था, ये रिमिशन के लिए है. तो करेक्टली मैच यहाँ पे कौन सा है, ओनली वन. स्टेटमेंट क्वेश्चन में 33 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009. The act mandated reservation in education institution for disadvantaged society of disadvantaged section of society. बिल्कुल सही है. It is applicable to madrasas, Vedic pathsalas, educational institution primarily imparting religious instruction. No. Under the act, both the state government and local authorities have the duty to provide free and compulsory elementary education. ये भी सही है. The act sets a standard for sanitation to be maintained on primary on the school. Yes. हमसे करेक्ट पूछा है तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट करेक्ट जाएंगे, तो आंसर जाएगा सी. क्वेश्चन 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो वो प्रॉक्सी वोट का कोई भी ऑप्शन नहीं होता अपने पास. वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नोटा का ऑप्शन है, तो आपको टिक करना ही पड़ेगा, है ना. और तो आंसर जाएगा बोथ A and 2. पोस्टल बैलेट का ऑप्शन रहता है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी. प्रोवाइड सेक्रेटरियल असिस्टेंस टू कैबिनेट कमिटी, यस. Administration of the transition of business rule 1961, yes. Overseeing the implementation of cabinet decision, yes. Assistance in the budget formation and control of expenditure, no. Budget formation का कोई रोल नहीं होता इसका. आंसर हो जाएगा A. क्वेश्चन 36 है, which of the following statement with respect to fundamental duties under the Indian Constitution is correct. Fundamental duties के लिए करेक्ट बताना है. They help in social transformation of the country, yes. They help in countries determine the constitutionality of law. बिल्कुल सही है. फंडामेंटल ड्यूटीज से हम कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ भी देख सकते हैं. फंडामेंटल ड्यूटीज हैव लिमिटेड लीगल सैंक्शन, ये भी सही है. इसका लीगल सैंक्शन कम है, लिमिटेड है. करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा D 1 2 3. ऐसा लगेगा, बट यहाँ पे देखना, यहाँ पे लिमिटेड लिखा है ना भाई. पहली बात तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज इट हैज़ नो लीगल सैंक्शन. फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई लीगल सैंक्शन नहीं होता, कोई लीगल सैंक्शन नहीं होता. सो आंसर जाएगा सी. क्वेश्चन 37 है, which of the following directive principles of state policy under the Indian Constitution reflect the principle of socialism? Just and human condition of human, okay, just and human condition of work and maternity leave. ये क्या करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल बता रहा है सोशलिज्म. यस. अ लिविंग वेज एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर, ये भी सही है.
राइजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर पीपल, ये भी सोशलिज्म को बता रहा है। राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, ये भी सोशलिज्म को बता रहा है कि वहाँ पे सारे लोगों को देखा जाता है, ठीक है ना, है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या देखा जाता है, सब लोगों को देखा जाता है एक साथ। तो करेक्ट क्या जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन 38 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द पीएमओ, बिल्कुल सही है। द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द पीएमओ इज लिमिटेड टू पोर्टफोलियोज हेल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, नो इट, सारे के सारे पे एक्सटेंड होता है इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो, ऑल मिनिस्ट्रीज। एंड इट इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यस, आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया इसको। प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड इज ऑपरेटेड अंडर डायरेक्टली फ्रॉम द पीएमओ, यस, करेक्ट पूछा, 3 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, आंसर जाएगा सी। क्वेश्चन 39 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंसिस्ट बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, क्या होगा, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंसिस्ट बोथ ऑफ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, नो, इसमें सिर्फ देखो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमेशा इलेक्टेड आएगा, इलेक्टेड ओनली, ठीक है। सो ये नॉमिनेटेड भी बोल रहा है, गलत हो जाएगा। सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा एक्ट एज ए रिटर्निंग ऑफिसर फॉर ऑल द इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, नॉट ऑल भाई, बिकॉज जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा है प्लस सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा है, वो दोनों क्या करते हैं, अल्टरनेट, एक के बाद एक, वन आफ्टर अनदर, वो क्या करते हैं, ये रोटेशन में हमारे पास क्या करते हैं, ये पार्ट होते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट। मेंबर ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज मस्ट फॉलो पार्टी व्हिप, ऐसा कोई नहीं है ब्रो कि पार्टी व्हिप को फॉलो यहाँ पे करना पड़े, सो दे कैन वोट अकॉर्डिंग टू देयर विशेस। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्टली मैच पूछा, इनकरेक्ट जाएगा सी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 40 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए हमको पूछा है, करेक्ट बताना है। ही एक्ट एज अ चीफ एडवाइजर टू द गवर्नर व्हेन द प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्पोज्ड इन द स्टेट। ही एक्ट एज अ चीफ एडवाइजर टू द गवर्नर व्हेन द प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्पोज्ड टू द स्टेट। किसके बारे में बात करना है अपने को, चीफ सेक्रेटरी के बारे में, बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट्स रूल है तो चीफ एडवाइजर कैसे काम करेगा। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग इंटर डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट इन द स्टेट, यस। चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंजॉयज अ फिक्स टेन्योर ऑफ 4 ईयर, गलत है भाई, इसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है। द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सी है। जो चीफ सेक्रेटरी है वो किसके डोमेन में आता है, चीफ मिनिस्टर के डोमेन में आता है। सो दिस इज करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है तो सी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड फॉर द राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन के बारे में कौन सा फंडामेंटल बताता है हमको, आर्टिकल 4 राइट टू फ्रीडम, दैट इज आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है, ठीक है ना। राइट टू इक्वालिटी किसके अंदर आता है, 14 से लेके 18 तक। क्वेश्चन नंबर 42 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिमूवल प्रोसीजर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज अ ग्राउंड फॉर इट्स रिमूवल। पहले भी एक क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर लिया कि कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए, नहीं गवर्नर की भी बात हुई थी वहाँ पे, उसी प्रकार वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी नहीं है। सो दिस इज इनकरेक्ट। रेजोल्यूशन फॉर हिज और हर रिमूवल नीड टू बी पास्ड इन बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद अ मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही है। राज्य वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए। व्हाट इज इफेक्टिव मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी इज द मेजोरिटी ऑफ 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ। व्हाट इज इफेक्टिव स्ट्रेंथ, दैट इज टोटल सीट माइनस वैकेंसी। दिस इज करेक्ट। इनकट हमसे पूछा है, इनकट हो जाएगा ए, 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आर करेक्ट। इट अबॉलिश द कन्फरिंग एंड रिकॉग्निशन ऑफ हेरिडिटरी टाइटल्स, बिल्कुल सही है। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट टाइटल्स गिवन बाय अ फॉरेन स्टेट, बिल्कुल सही है। इंडियन सिटीजन क्या नहीं कर सकता, फॉरेन स्टेट से टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। करेक्ट हमसे पूछा है, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 है, गवर्नर हैज पार्डनिंग पावर पैरेलल टू दोज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। पनिशमेंट ऑफ द कोर्ट मार्शल, नो, ये सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। दैट सेंटेंस सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट अ लॉ इन देयर रेस्पेक्टिव जुरिसडिक्शन, ये गवर्नर के पास भी है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा अपने पास C3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 45, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज कैन हैव इम्प्लीकेशंस फॉर फंडामेंटल राइट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
वॉर विथ नेबरिंग कंट्रीज, कई समय हमारे पास फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। कम्युनल राइट्स के समय सस्पेंड किया जा सकता है, इंप्लीकेशंस हो सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर, बिल्कुल सही है। सडन स्प्रेड ऑफ पेंडेमिक इन द नेशन, बिल्कुल सही, वहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिए, एक तरह से रोक दिए गए, एक तरह से हमको रूम में बंद करने के लिए मजबूर कर दिया गया। इम्पोजिशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, इस समय भी हमारे पास फंडामेंटल राइट्स नहीं फाइनेंशियल इमरजेंसी में कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं होते। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 46 है, द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स रिलेटेड टू द राइट ऑफ सिटीजन प्रोहिबिटिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग। यस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करने के लिए एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है क्या? नहीं, ये स्टेट भी यहाँ पे कर सकता है, नियम बना सकता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। मेकिंग अनटचेबिलिटी ऑफ पनिशेबल ऑफेंस, पर सिर्फ पार्लियामेंट के पास ये पावर है। प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर सिक्योरिटी ऑफ अ स्टेट, ये सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास है। प्रिस्क्राइबिंग रेसिडेंस एज अ कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये पार्लियामेंट के पास है। तो आंसर हो जाएगा 2 और 4। और जो आर्टिकल 23 है, ह्यूमन ट्रैफिक मतलब आर्टिकल 23 में सिर्फ पार्लियामेंट बनाया गया, फंडामेंटल राइट है। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज क्वालिफाइड वीटो विद रेस्पेक्ट टू द बिल ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। देखो, इंडिया के प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वीटो का पावर नहीं है, यूएस के प्रेसिडेंट का, मतलब कोई भी नियम से पास हुआ, ठीक है, वो वापस से गया बिल स्टेट लेजिस्लेचर के पास, और स्टेट लेजिस्लेचर ने उसको ज़्यादा मेजोरिटी के साथ पास किया, तो क्या वो प्रेसिडेंट बाउंड थोड़ी ना होता है? क्या नहीं होता, ठीक है, इंडिया के अंदर, बट यूएस में बाउंड हो जाता है। सेकंड, द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज द पॉकेट वीटो व्हेन ही और सी डज नॉट टेक एन एक्शन ऑन द बिल फॉर इंडेफिनिट पीरियड, बिल्कुल सही है। सस्पेंसिव वीटो एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट कैन बी ओवररिडन बाय द पार्लियामेंट विद द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट क्या है यहाँ पे? 2 स्टेटमेंट्स, ओनली 2 स्टेटमेंट्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 48 है, विद रेस्पेक्ट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ टैक्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट कैन बी यूज्ड टू प्रमोट ऑल रिलीजन, बिल्कुल सही है। फीस लेविड ऑन पिलग्रिमेज बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अ स्पेशल सर्विस वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, नो, इट इज इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट जाएगा अपने पास बी, 2 ऑनली। 49 है, which of the following statement describe the governor special responsibilities as assigned by the president of India? लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर का, बिल्कुल सही है। एंश्योरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट इन सिक्किम, ये भी स्पेशल गवर्नर का स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड फॉर द बुंदेलखंड रीजन, देखो ये मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, ये मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बट बुंदेलखंड वाला जो प्रोविजन है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। हमसे करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट क्या जाएगा यहाँ पे? सी हो जाएगा करेक्ट 1, 2, 4 ओनली। विद रेफरेंस टू आर्टिकल 17 दैट टॉक्स अबाउट द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज एप्लीकेबल इवन इफ अ फ्यू इंडिविजुअल फेसेस सोशल बाइकआउट फ्रॉम रिलीजियस सर्विस, नो, रिलीजियस सर्विस वाला कोई कॉन्टेक्स्ट अनटचेबिलिटी में नहीं आता। आर्टिकल 70 इज ओनली एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यस, करेक्ट हमसे पूछा है 2 ओनली। दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 1, अगली बार बात करेंगे पार्ट 2 की।